बेबाक, बिंदास, बेझिझक, कानून की बात ज्योति यादव के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स का स्पेशल शो कानून की बात ज्योति यादव के साथ। आज हम एक महत्वपूर्ण और जटिल कानूनी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है भूमि अधिग्रहण कानून 2013। इस कानून ने भारतीय भूमि अधिग्रहण के तरीके और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में एक नई दृष्टि और दिशा मिली है। भूमि अधिग्रहण का यह कानून न केवल भूमि के स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह जमीन के स्वामियों और विकास योजनाओं के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी करता है। इसमें प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के अधिकार दिए गए हैं, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता और भूमि अधिग्रहण मामलों के जानकार पंकज दुबे हैं। इस बातचीत में हम जानेंगे कि इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके सामने आने वाली चुनौतियां क्या है और यह कैसे प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक सुधार ला सकता है। तो हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता और भूमि अधिग्रहण मामलों के जानकार पंकज दुबे जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश टाइम्स में। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। जी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, आज इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस कानून के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि इसे बनाने का मकसद क्या था और ये किस तरह से लोगों की दिनचर्या को, उनके जमीन और भूमि से जुड़ी हुई चीजों को कैसे आसान बनाता है। देखिए, बेसिकली मेरा ये मानना है कि ये कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव था। पुराने भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में कोई भी गलत बात नहीं थी, केवल उसको लागू करने में मनमानीपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा था और सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे की वजह से नए कानून को लाया गया। और ये कानून कहीं से भी किसानों के हित में सिर्फ मुआवजे को छोड़कर कि इसमें 2 गुना मुआवजा, 4 गुना मुआवजे की व्यवस्था दी गई है और किसी तरीके से लाभकर नहीं है। जो पब्लिक की बेनिफिट की आप बात करें, किसानों को इससे लाभ क्या होना, लाभ के तौर पे सिर्फ मुआवजे को की राशि जो पहले पुराने कानून के अंतर्गत 30% थी कि 30% सॉल्यूशन दिया जाएगा और ब्याज दिया जाएगा, नए कानून में उसको 100% कर दिया गया। तो 100% सॉल्यूशन देने की वजह से सर्किल रेट के दोगुने की व्यवस्था हो गई है ग्रामीण शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में फैक्टर को अडॉप्ट करके वो 4 गुना है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि पिछले 10 वर्षों से, जब से यह कानून लागू हुआ है 1/1/2014 से आज लगभग 11 वर्ष बीतने को हैं, केवल और केवल गिने चुने 2 से 4 अधिग्रहण ही हो सके हैं 10 साल में। और सभी जमीनों को जहां सरकार को आवश्यकता होती है, वो समझौते के नाम पे जमीनों का बैनामा कराया जा रहा है। बैनामा होने की वजह से किसानों के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं और उसके राइट्स लिमिटेड होते हैं बैनामे की राशि तक। न वो बढ़े मुआवजे की बात कर सकता है, न ही किसी कोर्ट में जा सकता है। नए कानून लागू होने के बाद, स्पेशली मैं गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करूं, तो केवल ये जेवर एक्सप्रेसवे के लिए एक्विजिशन हुआ है इस कानून में, और एक सेक्टर 168 नोएडा की जमीन है जो पार्टली अनएक्वायर्ड लैंड बिल्डर को ट्रांसफर हो गई थी, उसके बायर सुप्रीम कोर्ट तक गए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में एक छोटे से करीब 3600 मीटर जमीन का अधिग्रहण नोएडा में हुआ है। इसके अलावा न तो नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत, न तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत, और ना ही यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत नए कानून से कोई भी अधिग्रहण नहीं किया गया है। और आपको सभी को पता है कि क्या 10 साल में सरकार को जमीनों की आवश्यकता नहीं हुई? जमीनों की आवश्यकता हुई, सरकार ने जमीनें ली भी, लेकिन वो समझौते के नाम पे दबाव बनाकर, बैनामे कराकर जमीनें ली जा रही हैं नए अधिग्रहण कानून के अंतर्गत। केवल और केवल मेरी जानकारी में, और आपको भी शायद पता होगा, पूरे जिले में केवल 2 अधिग्रहण किए गए हैं। एक जेवर एक्सप्रेसवे के नाम पे, जेवर एयरपोर्ट के नाम पे, और दूसरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में एक बिल्डर को, जो कि अनएक्वायर्ड लैंड ट्रांसफर हो गई थी, उसको सेव करने के लिए।
सिर्फ जमीन अधिग्रहण की क्या प्रक्रिया होती है? क्या किसी के भी निजी संपत्ति पर हक जताना सरकार के लिए बेहद आसान होता है? नहीं, ऐसा डायरेक्टली नहीं है कि अब गवर्नमेंट किसी को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले सकती है। उसके लिए हुँ, बहुत डिटेल प्रोसीजर दिए हुए हैं। सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट बनती है, सर्वे होता है, क्या ज़मीन की आवश्यकता कितनी है, क्या जिनकी ज़मीन ली जा रही है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनको इस ज़मीन अधिग्रहण से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदा होंगे। ये सारी बातों के लिए प कमिटी बनी हुई है, सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बेस पे एक्विज़िशन होता है। प्रोसेस इतना लेंदी और टेक्निकल है कि अगर वास्तव में गवर्नमेंट इस प्रक्रिया के अंतर्गत अधिग्रहण करने लगे और सभी नॉर्म्स को फॉलो करने लगे, तो स्पेशली इन अर्जेंसी कंडीशन में जबकि ज़मीन की अत्यधिक तत्काल आवश्यकता होती है, इस कानून के अंतर्गत अधिग्रहण संभव ही नहीं है। इसलिए सरकार अपने किसी भी योजना हेतु पिछले 10 वर्षों में समझौते के आधार पे ज़मीन लेने की प्रक्रिया कर रही है। आपको जानकारी होगी पूरे प्रदेश में हमारे पिछले 10 सालों में लखनऊ एक्सप्रेसवे सपा सरकार के समय लखनऊ एक्सप्रेसवे वे बना। हमारी वर्तमान भाजपा सरकार के अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार होने को है। ज़मीन अधिग्रहण कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेल एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई मैं एग्ज़ैक्ट नहीं पता बट 300-400 किलोमीटर की है, पूरा अधिग्रहण हो गया और कहीं भी नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया गया। क्या ये संभव है कि सभी किसान सहमत थे या सभी मुआवजे की राशि से त संतुष्ट थे? परंतु नए कानून की जो इसकी अधिग्रहण करने में जटिलताएँ हैं, उनसे बचने के लिए सरकार ने समझौते के आधार पे ज़मीन को लेने का प्रक्रिया शुरू की। बहुत से मामले न्यायालय में आते हैं जिसमें कि काश्तकार कहता है कि ज़बरदस्ती मुझसे बैनामा करा लिया गया। मुझे मुआवजे की राशि कम दी गई। वर्तमान सर्कल रेट ये है और वो प्रार्थना करते हैं कि हमारी ज़मीन को अगर सरकार को लेना है, तो कम से कम हमें नए कानून का मुआवजा तो दे दिया जाए। हुँ, सर्कल रेट का 2 गुना, जो 4 गुना जो भी हमारा अधिकार है, जो कि कानून ने हमको दिया है, तो हमारी ज़मीनों को लेने से पूर्व आप प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें विकास के लिए एक्सप्रेसवे की आवश्यकता है, तमाम योजनाओं के लिए ज़मीन की आवश्यकता है। तो जी, लेकिन आप हमको ज़मीन लेने से पूर्व बाकी प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, हमें रीसेटलमेंट की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उचित मुआवज़ा तो दिया जाए। ऐसे बिल्कुल। तमाम प्रकरण माननीय न्यायालय में आते हैं और ये समस्या पुराने अधिग्रहण में कोई समस्या नहीं थी। अगर अधिग्रहण में मुआवजा की राशि कम होती थी, तो काश्तकार के पास अधिकार था कि वो रेफ़रेंस फ़ाइल करके मुआवजे की राशि बढ़ा सके। हुँ, हाईकोर्ट लेकिन नए कानून के अंतर्गत अधिग्रहण लागू होने के नया कानून लागू होने के बाद कोई अधिग्रहण सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ़ बैनामे करा रही है, जिसमें सभी अधिकार किसान के सरेंडर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो मुआवजा बढ़ाने के लिए कहीं भी कोई वाद योजित नहीं कर सकता है। तो नए कानून में प्रक्रियाएँ बहुत जटिल हैं, हुँ, मुआवजा भरपूर है, मुआवजा पुराने कानून में भी प्रोविज़न दिया हुआ था कि जो प्रचलित मार्केट रेट है, उस पे दिया जाए। तो मेरा ये मानना है, पुराने कानून में कोई खामी नहीं थी, केवल उसको लागू करने में समस्या थी या मनमानीपूर्ण था। नए कानून में क्योंकि जटिलताएँ ज़्यादा हैं, इसलिए अधिग्रहण संभव नहीं हो पा रहा है और सरकारें बैनामे के आधार समझौते के आधार पे ज़मीनें एक्वायर कर रही हैं। अ, अगर सरकार भूमि अधिग्रहण करना चाहती है, तो ऐसे में किसी आदमी के पास क्या विकल्प और क्या अधिकार रहता है? अगर वो अपनी भूमि नहीं देना चाहता, वो अगर अधिग्रहण के खिलाफ है, तो एक आम आदमी के पास क्या अधिकार रहते हैं? देखिए, आम आदमी के पास उस अधिग्रहण को चैलेंज करने की व्यवस्था है। हुँ, अगर कानून के अंतर्गत प्रिलिमिनरी नोटिफ़िकेशन जारी हो, उस पे आपत्ति माँगी जाए, समिति बनाई जाए जो सर्वे करे, तो किसानों को अपनी बातें रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। उसके जी, बाद एक कमेटी बनी हुई है, जो कि सर्वे रिपोर्ट बनाती है कि वास्तविक किसानों की क्या समस्याएँ हैं, अधिग्रहण होने पे क्या समस्याएँ होंगी। परंतु जटिलताओं के कारण वो समस्याएँ को दरकिनार करते हुए सरकार उस प्रोसेस को अवॉइड करते हुए सीधे बैनामे करा रही है। किसानों के लिए इसमें नए कानून में पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। पर्याप्त हुँ, अवसर है, भरपूर मुआवजे की राशि की व्यवस्था है, परंतु जटिलताओं के कारण इसका लाभ
नहीं मिल पा रहा है और जो लंबी प्रक्रिया की वजह से समय की बर्बादी होगी, उससे बचने के लिए सरकारें बैनामे पे करवा रही हैं। सर जरा सीलिंग एक्ट को समझाइए कि इसमें एक सीमा तय की जाती है संपत्ति की कि किसान के पास इतनी जमीन होनी चाहिए। क्या सीमा सीमा है और क्या है ये सीलिंग एक्ट? देखिए, सीलिंग एक्ट प्रदेश में 2 तरीके के सीलिंग एक्ट हैं। एक अर्बन सीलिंग एक्ट, एक सीलिंग एक्ट कहा जाता है, उसको आप ग्रामीण क्षेत्र की सीलिंग कह सकते हैं। अर्बन सीलिंग एक्ट को तो 99 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। शहरी क्षेत्र में अब सीलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे सीलिंग के अंतर्गत कब्जे लिए जा चुके थे, उन जमीनों को सरकार ने ले लिया और जिनकी कब्जे की कार्रवाई नहीं हुई थी, वो सभी जमीनें सीलिंग एक्ट समाप्त होने के बाद मूल काश्तकारों के पास चली गई है। जो ग्रामीण क्षेत्र में सीलिंग एक्ट लागू होता है, उसमें सीमा दी हुई है और उस सीमा से एक 12.5 एकड़ की सीमा दी हुई है और उस 12.5 एकड़ से अधिक भूमि होने पे वो जमीन सरकार में निहित हो जाती है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन हुआ और इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया। इसके पीछे आप क्या तर्क समझते हैं? ऐसे लोगों का कुछ फायदा है? क्यों ऐसा बदलाव किया गया? बेसिकली ये जो संवैधानिक संशोधन किया गया था, वो सरकार की आवश्यकता को देखते हुए किया गया था। क्योंकि हमारे देश में आज़ादी के बाद गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोगों की समस्या ज़्यादा थी, ज़मीनें नहीं थी और कुछ लोगों के पास एक पर्याप्त मात्रा में, जैसे जमींदारों के पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीनें थी। तो सरकार ने संवैधानिक संशोधन देश के हित में किया। जहाँ पे ज़मीनों की आवश्यकता थी, उस ज़मीनों को एक्वायर करने की व्यवस्था की गई। तो जी सर। संवैधानिक संशोधन में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल देश की प्रगति के लिए जब भी ज़मीनों की आवश्यकता होगी या जो भी आवश्यकता होगी, सरकार वो ज़मीन अधिग्रहित कर सके, इन सब के लिए ही व्यवस्था की गई थी। पुनर्वास की योजनाएं क्या है? अगर सरकार द्वारा किसी पुनर्वास योजना का प्रावधान है तो इसमें लोग कैसे शामिल हो सकते हैं? देखिए, जो नए अधिग्रहण कानून 2013 की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी हुई कि कोई भी काश्तकार नए कानून के अंतर्गत भूमि अधिग्रहित होने पे लैंडलेस नहीं होगा। अगर कोई काश्तकार की संपूर्ण ज़मीन एक्वायर की जा रही है और भूमिहीन हो रहा है, तो सरकार ऐसी दशा में उस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं करेगी, बल्कि उस ज़मीन के बदले उस काश्तकार को अन्यत्र भूमि देगी, जिससे कि वो भूमिहीन ना हो सके। जी, आप भी भूमि अधिग्रहण मामलों के जानकार हैं, कई लोग आपसे सलाह लेते होंगे। भूमि अधिग्रहण की स्थिति में अगर किसी को कानूनी सलाह प्राप्त करनी है, तो इसकी लागत कितनी होती है? क्या प्रोसेस होता है? देखिए, लागत जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। हम लोग जैसे हम हैं और हमारे बहुत से साथी हैं, जो कि कहीं अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं और जहाँ लगता है कि नहीं, इसका ये किसान की पेइंग कैपेसिटी नहीं, ये फीस नहीं दे सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। तो फीस जैसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि क्या किसान से क्या फीस ली जाएगी। हम लोग देखते हैं कि अगर किसान फीस दे सकता है तो फीस उससे लेते हैं, अन्यथा फीस बिना फीस लिए भी हम लोगों ने एक तरीके से कसम खा रखी है कि किसी भी किसान की जबरदस्ती जमीन नहीं जाने देंगे और ये कोशिश हमारी होती है कि उसको उचित कानूनी सलाह मिले। हाँ, ये अवश्य है कि हम उसके लिए फीस भी चार्ज करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी कि हम अपना फीस न देने के कारण किसी को उचित कानूनी सलाह न मिले। हम सभी की पूरी सहायता करते हैं। जी। भूमि अधिग्रहण के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? भविष्य में किसी योजना, कोई भी योजना सरकार की लोगों को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है? अब एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्विजिशन जरूरी है। किसी भी देश के विकास के लिए अधिग्रहण बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें गवर्नमेंट ने एक्वायर नहीं किया, लोगों से समझौते के आधार पे 60 एकड़ 70 एकड़ जमीनों का अधिग्रहण कर लिया, गवर्नमेंट ने अपने पास कर लिया, लेकिन उस पूरे जमीन के बीच में एक कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा आ रहा है जिसका किसान जमीन बेचने को तैयार नहीं हो रहा है। तो
ऐसी स्थिति के लिए कानून के प्रावधानों के अंतर्गत जमीनों का अधिग्रहण आवश्यक है, क्योंकि एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए हम अपनी किसी भी बड़ी परियोजना को खटाई में नहीं डाल सकते। तो कोई भी कानून गलत मकसद से कभी नहीं लाया जाता है। कानूनों का मकसद हमेशा देश का विकास होता है, परंतु हमने जैसे आपको पहले कहा कि न पुराने कानून में कोई समस्या थी, न नए कानून में कोई समस्या है सिर्फ इसको लागू करने में। इसको लागू करने में जो मनमानेपूर्ण व्यवहार किया जाता है, अधिकारियों की मनमानी चलती है, या मैं कहूँगा कभी-कभी किसान भी जिद करते हैं कि नहीं हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, जबकि वो ज़मीन रोड के लिए, निर्माण के लिए आवश्यक होती है। इन सब ऐसी स्थिति में अधिग्रहण आवश्यक है। और जैसे एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, तो अगर कोई घर खरीद रहा है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो इन दोनों चीजों में से किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? किस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो देखिए, सही हो? लीज एक अलग व्यवस्था है। हम्म, अधिग्रहण से अलग लीज की एक अलग व्यवस्था है। जी। आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, सभी प्रमुख शहरों में अंग्रेजों ने अपने कैंट बना रखे थे। वो जहाँ पे उनका निवास होता था, जहाँ पे उनकी व्यवस्था होती थी, उसके आस-पास की ज़मीनों को वो लेते थे। जब आज़ादी के बाद अंग्रेज देश छोड़ के गए, उन ज़मीनों को सरकार, क्योंकि लोग बहुत से उनके साथ काम करने वाले कारिंदे थे, सेवक थे, वो ज़मीनों पे रहते थे, उनकी सेवा करते थे। तो सबको सरकार ने एक ऑप्शन दिया कि आप ये ज़मीन लीज़ पे ले लें, क्योंकि कानूनन उनको मालिकाना हक नहीं दे सकते थे, या सबकी स्थिति भी नहीं थी कि वो ज़मीनों को क्रय करके मालिकाना हक ले लें। ऐसी अवस्था में लीज़ की व्यवस्था की गई। आपको पता होगा कि लीज़ 3 कैटेगरी में होती है। कहीं लीज़ 30 वर्ष के लिए होती है, कहीं 90 वर्ष के लिए होती है, और कहीं 999 वर्ष की परपेचुअल लीज़ होती है। वो एक तरीके से आपको संपूर्ण अधिकार देती है। क्योंकि 999 वर्ष के लिए अगर आपको किसी ज़मीन पे अधिकार दिया जाए, तो ये मान लिया जाएगा आप पे संपूर्ण अधिकार है। आज़ादी के आज 75 वर्ष बाद भी सरकार की बहुत सी कीमती ज़मीनें लीज़ पर लोगों के पास बड़े शहरों में है, प्राइम लोकेशन पे है, जिनको अब सरकार को संभवतः आवश्यकता होगी। इसलिए नए लीज के नए कानून को उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई है, जिससे कि ज़रूरी पड़ने पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं है या जहाँ अति आवश्यक नहीं है, उन ज़मीनों को सरकार लीज कैंसल करके वापस ले सके। और ऐसा नहीं है कि संपूर्ण रूप से सभी लीज कैंसल कर दी जाएँगी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभी मामले का अध्ययन किया जाएगा, जहाँ पे आवास बने हुए हैं या आवासीय लोग रह रहे हैं, उनको एक मौका दिया जाएगा कि आप एक सर्टेन परसेंटेज जो भी सरकार समय-समय पे निर्धारित करेगी, उसका पैसा जमा करके आप उसको लीज़ करा सकते हैं। लीज की ज़मीन की संपूर्ण रूप से खत्म करने की कोई व्यवस्था नहीं है। समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार सरकार ज़मीन को ले सके, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि आपको बहुत से एग्ज़ाम्पल आपको पता होंगे कि लीज की ज़मीनें, क्योंकि अंग्रेज़ों के जाने के बाद आप उसको ले शब्द क क्या हमारे यहाँ तो कहते हैं, जैसे किसी ज़मीन पे बंजारे रह रहे हैं। हम्म, सरकार की ज़मीनें, कीमती ज़मीनें बंजारे रह रहे हैं। उनके आड़ में बहुत से भूमाफिया उस पे कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। जी। क्योंकि उनको पता है कोई व्यक्तिगत विरोध है नहीं, सरकार की ज़मीन है, हम इनको किस तरीके से यहाँ से व्यवस्थित कर देंगे। हम्म, उन ज़मीनों पे सरकारी ज़मीन पे बहुत से भूमाफियाओं का कब्ज़ा होना शुरू हो गया है। उस स्थिति से बचने के लिए सरकार ने इसमें व्यवस्था, मुझे बहुत मैंने अभी नए कानून के ड्राफ्ट को पूरी तरीके से नहीं समझा है, लेकिन मुझे जैसे चर्चा में आया है कि नए लीज़ की व्यवस्था में जो उस पे कब्ज़े पर हैं, मकान आवास बना के रह रहे हैं, उनको कहीं न कहीं व्यवस्थित करके ही सरकार ज़मीनों को लेगी। तो इस कानून को मैं समझता हूँ कि प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है, और भूमाफियाओं के चंगुल से बचाने के लिए बहुत कीमती सरकारी ज़मीनें जिस पे आज कब्ज़ा हो रहा है, उसको रोकने के लिए लीज़ पे जो सरकार नया कानून ला रही है, मैं इससे सहमत होता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे। जिस तरह जी, लोग जो भी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और घर खरीदना, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जी, और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, कई सारे बिल्डर्स जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो भी घर बना रहे हैं, अथॉरिटी की तरफ से घरें दी जा रही है कम दाम में, जो भी एक अच्छे बजट पे। जी। तो आप जो भी लोग हैं उन्हें रियल एस्टेट
से जुड़ी हुई क्या सलाह देना चाहेंगे जो कि उनको हेल्प कर सकता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में? देखिए, मेरी सभी जो भी आवास के लिए चाहे वो फ्लैट ले रहे हों या प्लॉट ले रहे हैं, सिर्फ़ एक सलाह है कि एक कोई भी अगर शहर की ज़मीन या ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीन है, उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से खसरा-खतौनी देखने के साथ-साथ भी संबंधित उस ज़िले से संबंधित जो भी भूमि अधिग्रहण के अधिकारी हैं, उनके ऑफ़िस से निश्चित रूप से कन्फर्म कर लें कि कहीं अधिग्रहित भूमि तो नहीं दी जा रही है। क्योंकि नोएडा जैसे क्षेत्र में आपको पता होगा कि बहुत सी अधिग्रहित ज़मीनों को लोग छोटे जो हमारे बेचारे छोटे किसान हैं या छोटे किसान नहीं कहूँगा मज़दूर वर्ग है, जिनको 100-100 50-50 गज की आवश्यकता है, उनको किसी न किसी अधिग्रहित ज़मीन को बेच दिया जाता है। इनसे बचने के लिए 2 चीज़ों को अवश्य देख लेना चाहिए। क्या राजस्व अभिलेखों में जो व्यक्ति विक्रय कर रहा है, उसका नाम दर्ज है कि नहीं? और क्या ये ज़मीन कहीं अधिग्रहित तो नहीं है? लीज़ की स्थिति में भी यही काम करना चाहिए। अगर कोई आप शहर में ज़मीन खरीद रहे हैं, एक बार निश्चित तौर पे ये वेरीफ़ाई कर लेना चाहिए कि लीज़ की ज़मीन या सरकार की ज़मीन तो धोखे से नहीं विक्रय की जा रही है। क्योंकि आप क्रय करने के बाद आपके साथ धोखा होगा, बेचने वाले के खिलाफ आप सिर्फ़ एफ़आईआर कर सकते हैं। उसको सज़ा कब होगी, क्या होगी आपको पता नहीं, लेकिन आपकी जीवन भर की कमाई उसमें चली जाएगी। और मैंने बहुत से ऐसे मामले देखे हैं कि जो ठेले से लगाते हैं, सब्ज़ी लगाते हैं, वो जीवन भर की कमाई किसी न किसी भूमाफिया को दे देते हैं और उनको बदले में सिर्फ़ बाद में पुलिस की लाठी और उत्पीड़न का मिलता है। तो मेरा ये निश्चित तौर पे कहना है कि जो भी खरीदार है, आप ये मान लीजिए कि मुझे ये ज़मीन ₹100 की नहीं पड़ रही, ₹101 की पड़ रही, लेकिन संपूर्ण मुआवने के पश्चात ही किसी ज़मीन का क्रय करें, जिससे कि भविष्य में कोई समस्या ना हो। जी। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस खास बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। बाकी तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।